जय हिंद। तो इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था कि जय टीथ के बारे में, क्योंकि जो टीथ जो होते हैं हमारी डाइजेशन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, क्या होता है पाचन और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन को सबसे पहले हम इसमें समझें कि पाचन क्या होता है, फिर बताएंगे पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन की एक हम सरल सीधी परिभाषा देंगे तो क्या मिलती है, पाचन यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल विविध पाचक रस व पाचक एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में विभक्त करना ही पाचन कहलाता है। किस प्रकार से मैं देखिए, जैव प्रक्रम में हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम के 4 हिस्से देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है पोषण। पोषण हम लोगों को पोषण क्या होता है, पोषण हम लोगों के शरीर में वृद्धि में मदद करता है, कोशिकाओं की मरम्मत मदद करता है, इस प्रकार से। और पोषण हम लोग को किससे मिलता है, पाचन से मिलता है। और पाचन, हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन होता है और फिर उसी से हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, क्योंकि पाचन का यही काम होता है, पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो पाचन के लिए क्या जरूरत है, हम लोग जो रोटी वोटी खाते हैं ना, तो वो क्या होता है, जटिल पदार्थ होते हैं, क्योंकि यार उससे हम डायरेक्ट पोषक तत्व नहीं ले सकते हैं। उससे पोषक तत्व लेने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना पड़ता है। तो वही काम करता है हमारा पाचन। पाचन क्या करता है, देखो, पाचन क्या करता है कि जो बड़े बड़े कण जो होते हैं उसको विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, पाचक रसों की सहायता से वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है और तमाम प्रोसेस के द्वारा। तो वही पाचन कहलाता है। तो पाचन क्या परिभाषा बन जाएगी कि विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों को विभिन्न पाचक रस या पाचक एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में विभक्त करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं सिस्टम के बारे में। देखो, पाचन तंत्र बताएंगे क्या होता है, लेकिन सिस्टम समझते हैं। जब कई सारे चीज मिलकर एक जैसे काम करते हैं तो वो एक सिस्टम कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, आपका सीपीयू आ जाता है, माउस आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है। इसी प्रकार से जब कई सारी एक जैसी चीज मिल जाती हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो कई सारे अंग जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो भी सिस्टम कहलाता है। अब ये सिस्टम उसका कहलाता है जो वो जिस चीज का काम करते हैं। जैसे कि हमारे गुहा मिल गई, ग्रास नाल मिल गई, पेट मिल गया। ठीक है, तो ये सारे जो मिलकर क्या करते हैं, पाचन का काम करते हैं। तो ये सारे अंग मिलकर किस चीज का काम कर रहे हैं, एक चीज का काम कर रहे हैं, पाचन का। तो ये सारे अंग मिलकर जिस चीज का काम कर रहे हैं तो वो किसके हिस्सा कहलाए, पाचन तंत्र का। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस को करने में जो तंत्र हमारी मदद करता है वो तंत्र कौन सा कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। जो तंत्र यह कार्य करता है वो पाचन तंत्र कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या कहा था कि हमें केवल पोषक तत्व प्राप्त करने हैं तो छोटे छोटे अणुओं से प्राप्त कर सकते हैं, ना कि बड़े बड़े अणुओं से। उसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है जल और विटामिन का पाचन नहीं होता। कारण क्या होता है, क्योंकि जल और जो विटामिन होते हैं वो खुद ही इतने ज्यादा महीन होते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में होते हैं कि उनका पाचन नहीं होता। उनसे हम डायरेक्ट जो है पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता। इनका सीधा अवशोषण कर लिया जाता है, इनसे सीधे पाचन इनका सीधा अवशोषण कर लिया जाता है। ओके, अब दांत हमने क्यों पढ़ाया था उसके बारे में बता दें कि देखिए, पाचन एक जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है यानी कि फिजियो मतलब एक भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक प्रक्रिया, यानी भौतिक प्रक्रिया भी है, रासायनिक प्रक्रिया भी है। रासायनिक प्रक्रिया में ज्यादा देखने को मिलती है भौतिक प्रक्रिया की तुलना में, यानी भौतिक प्रक्रिया कम देखने को मिलती है और रासायनिक प्रक्रिया ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि यह पाचन हमने बताया था कि बड़े कणों को छोटे कणों में विभक्त करते हैं। तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं ना। जब मुंह से हम चबाते हैं अच्छे से चबा लेते हैं, उसको महीन ऐसा यहीं पर हम कर देते हैं। उसके बाद पेट में जाके महीन होता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, इस प्रकार से होता है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मुंह से। और जी यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना वो एक फिजिकल प्रोसेस होती है। उसमें हाँ थोड़ी बहुत केमिकल होती है पर ज्यादातर फिजिकल प्रोसेस होती है। ऐसे जैसे हम लोग करके करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, फिजियो केमिकल प्रोसेस कहा गया, क्योंकि इसमें थोड़ी फिजिकल भी प्रोसेस होती है और उसके बाद केमिकल प्रोसेस भी होती है, देखने को मिलती है। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या है, देखो हमने बताया था पाचन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके पाचन करना। ठीक है, और उसके बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करना। तो उसका मुख्य काम क्या है कि भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना या ऊर्जा प्राप्त करना, इसका मुख्य काम है। ओके, तो अब डाइजेस्टिव ग्लैंड को आगे समझते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को नहीं समझते, डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे समझते हैं। ग्लैंड माने होता है ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथियां अलग अलग होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड की होती हैं पाचन तंत्र के अंदर। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में हमें दो चीज देखने को मिल जाती हैं। किस तरीके से, देखिए, पहला हमें देखने को मिलता है आहार नाल,
जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं आहार नाल, यानी कि पूरी जो खाना पचने की प्रोसेस होती है वो इसी में होती है। और दूसरा देखने को मिलती है हमें पाचन ग्रंथियां, जो होती है पाचन में सहायक करती हैं, पाचन में सहायक करती हैं, ठीक है, ये हेल्पर का काम करती हैं। विभिन्न प्रपाचक रस और एंजाइम बताए थे ना, वो इन्हीं में से निकलते हैं और ये उनको करने की जगह होती है जहाँ जहाँ पर ये होती है प्रोसेस, ठीक है। तो पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है हमारा आहार नाल। ओके, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? आहार नाल होता है, ना कि हमारी जो ग्रास नली होती है वो नहीं होती है। ये होती है ग्रास नली, यहाँ से लेके पेट से लेके यहाँ मुख गुहा तक, ये ग्रास नली होती है, वो नहीं होती सबसे बड़ा भाग। क्योंकि आहार नाल में पूरी प्रोसेस होती है, पाचन जितनी प्रोसेस होती है सब आहार नाल में होती है, ठीक है। उसमें जो मदद करता है वो कौन करता है? पाचन ग्रंथियां इसकी क्या करती है? मदद करती हैं, ठीक है। तो आहार नाल जो है सबसे बड़ा भाग है पाचन तंत्र का। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 32 फीट। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग आहार नाल, इसकी कुल लंबाई 32 फीट होती है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, लेकिन जो आहार नाल की जो मदद करती हैं खाना पचाने में, इस जगह प्रोसेस होती रहती है और इसकी जो पाचन में सहायक करती हैं ये ग्रंथियां, ये पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं, जो उसकी सहायता करती हैं खाना पचाने में। ओके, तो आहार नाल में हमें कितने भाग देखने को मिलते हैं? आहार नाल में हमें सबसे पहला भाग देखने को मिलता है मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत और छठवां गुदा, ठीक है। छठवां में क्या देखने को मिलता है? गुदा। मुख गुहा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोरल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैविटी कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं एवं माउथ कैविटी भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो ये देखिए जो होती है माउथ कैविटी, यानी जो हमारा जो मुख गुहा होता है ना, मुख गुहा होता है खाली जगह पे। जो गुहा को गुफा से याद रखता है, जिस प्रकार से गुफा में नहीं होती खाली जगह पे, उसी प्रकार से गुहा होती है खाली जगह। हमारे मुंह में जो खाली जगह है ना, वही इस प्रकार से खाली जगह है, ठीक है। तो जो पहले आता है मुख गुहा। सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस होती है मुख गुहा में होती है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं सबसे पहले हम लोग कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं, इस मुंह के खाली जगह में लेते हैं खाना, पर दांतों से अच्छी तरह चबाते हैं। तो उसके बाद खाना खाया जाता है। जब लोग उसके बाद खाना जाता है हमारा इसमें ग्रास नली में। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। देखिए, माउथ कैविटी, और या इसको ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। सबसे पहले खाना यहीं पर होता है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है? हमारा ग्रास नली में। ग्रास नली को आइसोफोगस या फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। फूड पाइप 25 सेंटीमीटर लंबाई, ग्रास नली। ओके, इसके बाद जो हमारा खाना जाता है वो हमारा खाना जाता है पेट में हमारा खाना जाता है। ओके, तो तीसरे नंबर में खाना कहाँ पहुंचता है? पेट में पहुंचता है। पेट में अच्छी तरीके से खाना पहुंचता है, ठीक है। और पेट के बाद खाना किस में जाता है? पेट के बाद हमारा खाना जाता है छोटी आंत में। पेट में फिर उसको अच्छी तरीके से बढ़ा कर रखा जाता है, अच्छी तरीके से वहां उसका डाइजेशन होता है। पेट में जो खाना कुल मिलाकर ठहरता है वो 4 घंटे पेट में खाना रुकता है। 4 घंटे पेट में खाना रुकता है, ठीक है। 4 घंटे पेट में खाना रुकने के बाद वहां पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम डाले जाते हैं, जठरस के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, इन सबके द्वारा उसमें एंजाइम डाले जाते हैं। उसके बाद वो जो खाना हो जाता है वहां से पच के चला जाता है छोटी आंत में पचने के लिए, फिर वहां पर वो रुकता है। उसके बाद कहाँ रुकता है? छोटी आंत में, ठीक है। और फिर उसके बाद छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, उसके बाद जाता है हमारा गुदा में। इस प्रकार से जाता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा खाना कहाँ गया? बक्कल कैविटी यानी कि मुंह में गया। उसके बाद हमारे ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद गया हमारा आमाशय में, फिर गया छोटी आंत में, फिर गया बड़ी आंत में, और फिर गया हमारा सबसे ज्यादा लेट में पहुंचा था गुदा में पहुंचाता है। ओके, तो इस सब को हमारी मदद कौन कैसे करती हैं? इन सब चीजों को करने में मदद करती हैं हमारी ये ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में समझते हैं। इसको हम डिटेल में बताएंगे, किस प्रकार से मुंह में खाना पचता है, किस प्रकार से लार हमारी मदद करती हैं, इसके आगे में बताएंगे हम। ओके, और फिर उसके बाद किस प्रकार से ग्रास नली से खाना नीचे जाता है और पेट में खाना किस तरीके से पचता है। उसके बाद छोटी आंत किस प्रकार से पचाती है और किस प्रकार से, वो नहीं कहते कारण हो जाता है कभी कभी जो होता है हम लोगों को पानी की कमी के कारण हो जाते हैं चीजें, और पीलिया वगैरह क्यों हो जाता है, सब इसी पाचन के अंदर बताएंगे। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, इसको पार्ट्स में हम करके बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने में मिलती है लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है, जो 3 प्रकार की होती है, जो 3 ग्रंथियां मिलाकर 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं। ओके,
ओके। और फिर उसके बाद हमारे देखने को मिलती है जठर ग्रंथि। जो जठर ग्रंथि हमारे पेट के पास पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। उसके बाद में देखने को मिलती है एक लीवर ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि। ये है पित्त लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। और ये है आपका पित्ताशय, जो होता है गाल ब्लैडर। यहाँ पर पित्त इकट्ठा होकर रखा होता है। पित्त का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का होता है। और उसके बाद हम लोग देखने को मिलती है अग्न्याशय ग्रंथि। जी हमारी अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो पेट की इस तरफ होती है, पेट की इस तरफ होती है, ठीक। जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है, उसके बाद हमें देखने को मिलती है आंत्र ग्रंथि। तो जो आंतों में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथि कहते हैं, आंत्र ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हमें देखने को मिले, पहला माउथ कैविटी, इसमें लाल ग्रंथि पाई जाती है। फिर फूड पाइप, फिर आया हमारा स्टमक, फिर आया हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, जे पैनक्रियाज, जे यकृत और जे रेक्टम। देखिए आपने अमाशय और उदर के बारे में सुना होगा। जो हमारा जो अंदर का पेट होता है उसे कहते हैं अमाशय, और जो बाहर का पेट निकला हुआ होता है ना, बाहर का पेट ऐसे निकला हुआ होता है उसे हम कहते हैं उदर। बाहर का पेट उदर हो गया और अंदर का पेट कौन सा होता है, अमाशय होता है। ओके, अब पैनल चेंज करते हैं। पॉज वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के बारे में। इसको तीनों नाम से जान सकते हैं, माउथ कैविटी कह दो या बक्कल कैविटी कह दो या ओरल कैविटी कह दो। होता मतलब मुंह हुआ ही है। सबसे पहले मुंह में प्रोसेस समझेंगे पाचन की किस तरीके से होती है। हमने जो देख लिया था दांत उसको छोटे छोटा कर देते हैं, दांतों की मदद से भोजन छोटा छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके प्रकार से उसमें जो हमने पढ़ा था पाचन में जो होती है पाचन ग्रंथियां होती हैं सहायक, ठीक है। तो मुंह में हमारे जो ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है, वो पचाने में बहुत मदद करती है। वो किस प्रकार से मदद करती है इसके बारे में जानते हैं। देखो मुंह में तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा होता है सबमेंडिबुलर। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है बहुत बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। सांपों में जो जहर बनाने का काम करती है वो इसी में होता है, सांपों में जहर। ओके, तो ये तीनों ग्रंथियां जो मिलके होती है पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, ये तीनों मिलके एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर लार बनाती हैं। ओके, ये सब मिलकर 1.5 लीटर लार बनाती हैं। अगर आप पूरे दिन का लार में किसी बोतल में भरेंगे तो आप देखेंगे कि 1.5 लीटर लार आपको मिलेगा। लेकिन ये लार बनता रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा बन जाता है, नहीं, जब कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। इसलिए आप उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा कर सकते हैं, ना कि एक बार में। ओके, अब बात करते हैं इन जो ग्रंथियां मिलकर जिस लार बनाती हैं इसमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, तो पहला इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, डायस्टेस, टाइलिन और म्यूकस। आपने टॉयलिन का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा कि लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा 3 और एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, डायस्टेस और म्यूकस। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, हम लोग जल्दबाजी में खाना खाने लगते हैं, आपको जब देखा होगा खेतों तो हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर खाना आना लेकर जो लोग नॉर्मल जाते हैं तो उतने अच्छी तरह से हाथ नहीं धुलते हैं, वो लोग साबुन से नहीं धुलते हैं, तो हाथ में थोड़े बहुत जर्म्स रह जाते हैं। या कोई काम वाम करके कर रहे होते हैं तो कोई प्रसाद अगर दे देता है तो अपने हाथ से हाथ झाड़ लिए और दे दिए, ऐसे खा गया प्रसाद। तो उससे क्या होता है कि आसपास जो कीटाणु है वो आपके पेट में गए, पेट में तो गए, तो उस कीटाणु फिर वैसे तो वो तकलीफ देंगे, तो उन्हीं कीटाणु को मारने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कीटाणुनाशी होता है जो भोजन के कीटाणुओं को मारने का काम करता है। उसके बाद में आता है हमारा डायस्टेस और टॉयलिन। ये दोनों मिलकर एक ही का पाचन करते हैं, मंड या चोकर का पाचन करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए जो हम लोगों ने अनाज गेहूं देखा, गेहूं के जो ऊपर वाली पकली होती है ना, वही होती है मंड या चोकर के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है। यानी कि बक्कल को कहते हैं हम लोग, उसके ऊपर वाले खोखल को बक्कल को कहते हैं हम लोग चोकर। अगर हम लोग चोकर को उसको निकाल दें, चोकर को निकाल दें अनाज में से, तो वो क्या बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। अगर आटे में से हम लोग चोकर को निकाल दें, बिल्कुल प्योर निकाल दें, तो वो मैदा बन जाएगा। और मैदा हम लोग नहीं पचा सकते हैं। भोजन को पचाने में ये भी मदद करता है, अगर ये ना हो तो हम लोग रोटी आसानी से नहीं पचा पाएंगे, और क्या होगा, वो बन जाएगा मैदा, और मैदा की 5 रोटी नहीं पचा सकते हैं, जबकि गेहूं की हम 10 रोटी भी आसानी से पचा सकते हैं। ओके, तो पूजा पचाने को इसलिए ये भी बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है। ओके, तो पचाने में मदद करता है। डायस्टेस और टॉयलिन क्या करते हैं, मंड और चोकर का पाचन करते हैं। ओके, अब आता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या करता है, म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब भोजन चिपचिपा क्यों बनाता है, भोजन चिपचिपा इसलिए बनाता है क्योंकि जब हम लोग खाना यहाँ से खाएंगे,
ठीक है, खाना यहाँ से खाएंगे, अगर फिर कहो यहाँ पर बीच में ये अटक गया, फिर क्या होगा? तो उसको हम लोग जब कभी कभी देखा होगा शादी बारात में, जल्दी जल्दी खाना खाते, जल्दी जल्दी खाना खाते, फिर अब वो आ जाकर एक जगह अटक गया, फिर ठुस नहीं रहा है, फिर कोई पीछे से मार रहा है, कोई लिटिया ले गया, फिर जड़ रहा है, जड़ कर रहा है, तो वो क्या सही है? नहीं यार। इसलिए म्यूकस होता है उसमें, जो यहाँ पर जब लोग चीज खाते हैं ना, तो उसमें अच्छी तरीके से म्यूकस चिपक जाता है, तो वो चिपचिपा बना देता है। लेकिन वो चिकनी चीज आसानी से फिसल जाती है, जबकि जो चीज चिकनी नहीं होती, खुरदरी होती है, वो चीज आसानी से नहीं फिसलती है। इसीलिए जो म्यूकस होता है इसको चिपचिपा बनाने का काम करता है, ताकि जो भोजन है आराम से फिसल फिसल के हमारे पेट तक पहुंच सके। इसीलिए इसमें ये काम करता है, चिपचिपा बनाने का काम करता है हमारा म्यूकस। ओके, तो म्यूकस हमारा चिपचिपा बनाने का काम करता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रोफोगस यानी ग्रास नली के बारे में। यहाँ तक तो आपको सब समझ में आया ही होगा, फिर से पहले चेंज करते हैं। तो हम लोग बक्कल कैविटी की तरफ कुछ समझ लिया था, उसके आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा खाना मुंह से निकलता है ना, मुंह से निकलने के बाद में, मुंह वहां से निकलने के बाद पहुंचता है हमारे कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में। फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, जैसे उसका नाम होता है ग्रास नली, ऑसोफोगस नाम से भी जानते हैं। ऑसोफोगस से ग्रास नली में जाता है। तो ग्रास नली में जाके क्या करते हैं? देखो, ग्रास नली में बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं ग्रास नली में जो है भोजन का पाचन होता है, पर ग्रास नली में कोई भोजन का पाचन नहीं होता। जब वो पेट में पहुंच जाता है उसके बाद उसका पाचन स्टार्ट होता है। तो ग्रास नली तक में उसमें कोई पाचन नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये काम क्या करती है, तो जो भोजन को क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है। क्रमाकुंचन गति यानी कि पेरिस्टाल्सिस मोशन, इसका मतलब ये होता है कि धीमे धीमे धकेलना। जब देखो ऊपर से कोई चीज अचानक नीचे गिरती है ना, आगे गिरती है तो धमदीना वजह से आती है। तो वैसे हमें खाना जो है हमारा अगर नीचे डायरेक्ट पेट में जाता है, ऐसे धमदीना गिरता आकर के, मतलब धीरे धीरे करके नहीं आता, एकदम आता, तो हमारे पेट में धक्का ऐसा लगता है कि नहीं लगता, मतलब थोड़ा दर्द ऐसा होता। इसीलिए ये काम क्या करता है, इसको पेरिस्टाल्सिस मोशन प्रदान करता है, यानी कि क्रमाकुंचन गति प्रदान करता है। ये यानी कि धीमे धीमे धकेलता है, तो खाना एकदम नीचे नहीं आता है हमारे, धीरे धीरे करके नीचे आता है हमारी ग्रास नली से। ओके, तो ये बस इतना ही काम करता है। इसको क्रमाकुंचन गति प्रदान करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक की होती है बस। उसके बाद में जो देखो खाना हमारी ग्रास नली में आता है, उस खाने को हम लोग बोलस कहते हैं, यानी कि अधपचा भोजन। जो हम खाना लेके मुंह में चबाते हैं ना, और उसको चबा लेते हैं अच्छी तरीके से, तो वो खाना जो हमारा है बोलस बन जाता है। और जो बोलस होता है वही हमारी ग्रास नली के अंदर जाता है। ठीक है, फिर वो जो बोलस होता है ग्रास नली के अंदर जाके पेट में चला जाता है। ओके, अब उस जो बोलस हमारे पेट में पहुंच गया, उसका पाचन किस तरीके से होता है? उसका पाचन इस तरीके से होता है, स्टमक यानी कि इसको कहते हैं महाशय, इसमें 4 घंटे तक भोजन रहता है। इसके 3 भाग होते हैं महाशय के। पहला भाग कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, पर इसका पहले भाग का नाम कार्डियक इसलिए पड़ा क्योंकि हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, और जो पहला जो भाग होता है ना इसका पेट का, जो हृदय के आसपास ही होता है, बिल्कुल पास में ही होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डियक पड़ा। अब ये काम क्या करता है? देखो, जब बोलस हमारे पेट के पहले भाग में गिरता आता है ना, काटी में जैसे ही आता है, तो यहाँ से इसमें मिलने लगता है HCl मिल जाता है आकर के, HCl, ये HCl मिल जाता है आकर के, जिसका pH लगभग 2 के आसपास होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये अम्लीय होता है। ये काम क्या करता है? ये जीवाणुनाशी होता है। ये इसमें HCl का निर्माण होता है, उसमें HCl मिल जाता है आकर के, और इसका जो pH होता है लगभग 2 के आसपास होता है। ठीक है, ये जीवाणुनाशी होता है, यानी कुछ ऐसे हम लोग देखा था कि मुंह में जो थे लाइसोजाइम वो जीवाणुनाशी होता है, उसने जीवाणु को मार दिया था। लेकिन कुछ जीवाणु और ज्यादा प्रबल होते हैं जो सिर्फ मुंह में से नहीं मरते हैं, तो उनको मारने के लिए हमारे पेट के अंदर जो बैठा होता है, जो पप्पा बैठे होते हैं जो पेट के अंदर जो मारते हैं आकर के, जो एससीएल जो होता है वो उसको मार देता है जीवाणुओं को, जो बहुत ही ज्यादा ढीठ होते हैं, बचे हुए होते हैं, वो उनको जैसे मारता है। ठीक है, इसका pH 2 के आसपास होता है, जीवाणुनाशी होता है, और यही भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो ये अच्छी तरीके से भोजन को तोड़ता है। ओके, तो पहला भाग कार्डियक। अब कार्डियक के बाद में जो भोजन आगे बढ़ता है तो पहुंचता है फंडिक में। फंडिक में जो कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रूजी। फंडिक में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रूजी। ये रूजी क्या करता है? भोजन को वहीं पर रोकने का काम करता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ पर रोक के रखता है, तो इसमें से अच्छी तरीके से हर चीज मिल जाती है, हर एंजाइम अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो उसका पाचन अच्छी तरीके से हो पाता है।
ठीक है। तो देखो कभी कभी हम लोग देखा होगा, जब हम लोग व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे पेट में चूहन ऐसी होते हैं, हम लोग कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रियलिटी में पेट में कोई चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कार्टिनोमा संरचना होती है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो जो ऊपर कुछ अगर ऐसी आती है तो जो हमारे पेट में चुभने लगती है, तो यही कार्टिनोमा संरचना जो होती है यही हमको चुभती है, चूहे नहीं दौड़ रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में जो खाना हमारा होता है, इसके आगे वाले पार्ट पहुंचता है पाइलोरेट में। देखिए पाइलोरेट में होता क्या है, पाइलोरेट में जो छोटी छोटी गांठ टाइप की देखने को मिलती हैं, ये ग्रंथियां होती हैं, जो जठर ग्रंथि पाइलोरेट में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि जिसमें जठर रस होता है। तो जो जठर रस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बना देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और जबकि रेनिन जो होता है वो दूध का पाचन दही में कर देता है, यानी कि दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। तो कहीं का कभी कभी आपने देख रहा होगा कि बूढ़े लोगों को जल्दी जल्दी कभी कभी आप जो देख रहे होते हैं, दूध जब पिला देते हैं ना ज़्यादातर, तो उनके पेट में प्रॉब्लम आने लगती है। वो क्यों आने लगती है, क्योंकि जब इंसान वृद्ध हो जाता है तो उसके जो उसमें जो होता है, जो रेनिन जो होती है ना, जठर ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। जठर ग्रंथि प्रभावित हो जाती है जिससे कि जठर ग्रस्त जो है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो उसमें जो रेनिन एंजाइम है ना, जो सही से वर्क नहीं करता, इसीलिए वो दूध को सही से पचा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बूढ़े लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग दूध की जगह दही खाएं, ना कि दूध खाएं, क्योंकि दूध दही में बदलता है ना, दूध को दही में बदलते हैं। तो आप डायरेक्ट दही लीजिए ना, तो उसको पचाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो दूध को दही में बदलता है। ओके। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और रेनिन दूध का पाचन दही में कर देता है। इस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है। अब यार देखो यार, कभी कभी हम लोग देखा होगा कि जब खाना हम लोग पूरा समय यहाँ पे आता है कार्डियक में, तो यहाँ से अच्छे से HCl मिल जाता है, HCl मिल जाता है। HCl कैसा होता है, अम्लीय होता है, और जो भोजन को अच्छी तरीके से तोड़ने का काम करता है। अब यार कभी जब आपने कभी उल्टी की होगी, तो खाना पेट से जब निकल के आता है ना, हम लोग खाते तो अच्छा अच्छा है, कितना भी मीठा खा लें, ये जब पेट से निकल के आता है तो एकदम अजीब अजीब लगता है ना, एकदम खट्टी टाइप की डकारें ऐसी आती हैं, तो इसी कारण आती हैं, क्योंकि तब उसमें मिल चुका होता है HCl मिल चुका होता है, जो कि होता है अम्लीय, इसलिए खट्टी हम लोग डकारें ऐसी आती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, तो जब वो हमारे पेट के अंदर जाता है तो उसमें क्या मिल गया, HCl मिल गया, तो वो भी खट्टा वो भी खट्टा, या आपने ज़्यादा खा लिया। जितना आप ज़्यादा खाएंगे ना उतना ज़्यादा HCl रिलीज होगा, उतना ज़्यादा HCl रिलीज होता है, तो क्या होता है, हम लोग का खट्टी डगारें आने लगती हैं, जिसमें कहते हैं खट्टी डगारें आ रही हैं, पेट में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी होना, एसिडिटी हो गई है। तो वो एसिडिटी जब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक केमिस्ट्री पढ़ा है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो जब ऐसा हम लोगों के साथ हो जाता है कि खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय चीज को हम लोग को पीना चाहिए। और क्षारीय चीज में क्या पीना चाहिए, MgOH का होल ट्वाइस। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक सिरप आता है, यदि आप उसको नहीं ले पाते हैं तो अब क्या, तो इसे किसमें देखने को मिल जाता है, इनो में देखने को मिल जाता है। तो आप इनो को पी लीजिए तो आपका पेट कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो इसीलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज होता है, जब इस HCl की मात्रा कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है पेट में, तो जो हमारे पेट में अल्सर का काम कर देती है, घाव ऐसा बना देती है। अब यार जब ये HCl, अब एक चीज सोचने को आती है, जब ये HCl इतना ही खतरनाक होता है ना, तो ये पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, पेट को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब ये खाने को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ हर जगह को नुकसान पहुंचा देता है, तो जो पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, जबकि वो रहता तो ये वहीं पर है। तो इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारे पेट की जो चारों इसकी जो परतें हैं ना, पेट की जो हमारे जो परत है ना, इस पे क्या होता है, एक म्यूकोसा नाम की परत चढ़ी होती है, और ये परत क्या करती रहती है, ये एक क्षारीय ये क्षार छोड़ती रहती है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो पेट के परत पर कोई भी इसका असर नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी हमें पेट में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तब इसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन समानता हमको देखने को नहीं मिलता है। बस, तो अब आगे की चीजें हम समझेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।